अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के हवाले से, जहां हम ये देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और मुल्क के मैदानी इलाकों के हवाले से अगर हम बात करें तो धुंध का जो जोर है वो भी इस वक्त काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को इस वक्त बंद किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो रवानी है वो GT रोड पर भी और बाकी शाहराहों पर भी हमें काफ़ी मुतासर दिखाई दे रही है। अगर लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर में भी हमने देखा कि लाहौर में भी इस वक्त धुंध का जो जोर है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त होता जा रहा है। और मौसम के हवाले से जो अपडेट्स हम देख रहे हैं वो यही हैं कि कुछ रोज़ में जो बारिशों का सिलसिला है वो भी शुरू हो सकता है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई भी की गई है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी के हवाले से भी अपडेट सामने आ रही हैं कि कुछ दिनों में बर्फबारी भी ज़्यादा होगी और बारिशों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। तो इस मौसम में हम सब लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। जब हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोग पड़ती है तो एक्सीडेंट्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें धुंध में डबल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर लाइट्स गाड़ी की ठीक होनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तमाम लोगों के लिए, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए भी जो आसानियाँ हैं वो पैदा कर सकें। पंजाब और सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी धुंध का राज है। मोटरवे के जो मुख्तलिफ सेक्शन हैं उनको बंद किया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम को बंद किया गया है। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इसी तरह मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा भी दिया है। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। फ़्लाइट ऑपरेशन की बात करें, ट्रेनों के स्केजूल की बात करें तो ये भी ताख़ीर का शिकार हैं। इसके साथ साथ लाहौर एयरपोर्ट के रनवे के अतराफ में देखें तो हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड की गई है। जद्दा से आने वाली जो सऊदी एयर की परवाज़ थी उसको भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिल सकी और फिर तैयारे का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। तो ये इस वक्त सूरत हाल अब हम देख रहे हैं मौसम के हवाले से, जहाँ पर सब लोगों को केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास केप टाउन में तारीख बदलने का एक सुनहरी मौका है। और आज से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम की पिच अपने स्पिनर्स के लिए मददगार शोहरत रखती है, मगर यहाँ अब तक सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर्स फास्ट बॉलर्स ही रहे हैं, जो इस पिच की पेचीदगी को नुमाया करता है। केप टाउन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अब तक मायूस कुन रहा है। कौमी टीम ने यहाँ खेले गए चारों टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना किया है, एक भी मैच नहीं जीत सके। ताहम इस बार टीम मैनेजमेंट के पास, हमारे खिलाड़ियों के पास ये सिलसिला तोड़ने का मौका है। जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन में अब तक 60 टेस्ट मैचेस में 27 में कामयाबी हासिल की है, जबकि 22 में शिकस्त हुई और 11 मैचेस ड्रॉ पर ख़त्म हुए हैं। पाकिस्तान की जो कामयाबी के इम्कानात हैं उनका दारोमदार बेहतर हिकमत अमली और खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर होगा। इसी तरह कौमी टीम में तब्दीलियों के हवाले से इत्तलात भी हैं कि सेंचुरियन टेस्ट में तनकीद की जद में आने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल को ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मीर हमजा को शामिल किया गया है। स्पिनर्स के लिए साजगार पिच होने के बावजूद भी स्पिनर नुमान अली को शामिल ना करने का इम्कान है। अब देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होता है। टीम मैनेजमेंट ऑलराउंडर सलमान अली आगा पर ही भरोसा कर रही है, जिन्होंने अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग से मौसर कारकर्दगी दिखाई है। इसी तरह मेज़बान टीम ने भी अपनी 11 रुकनी टीम में 3 तब्दीलियां की हैं, जिनमें तजर्बेकार स्पिनर केशव महाराज की शमूलियत काबिल ज़िक्र है। बहरहाल ये मैच पाकिस्तान के लिए न सिर्फ रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए बल्कि अपनी मौजूदा फॉर्म को साबित करने का भी मौका है। और अब देखना यह है कि क्या कौमी टीम इस मौके से फ़ायदा उठा सकेगी। ये सवाल शायकीन क्रिकेट के जहनों में गूंज रहा है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। केप टाउन में स्पिनर्स के लिए मददगार पिच होने के बावजूद भी कौमी टीम में किसी स्पिनर को शामिल ना करने का यह फैसला किया गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपको लगता है कि स्पिनर का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता था? बहुत शुक्रिया आपका और सुबह बखैर आप सबके देखने वालों को, सुनने वालों को। जहां तक ताल्लुक केप टाउन की पिच का, ये कि स्पिनर्स के लिए साजगार होना है, इसका मतलब ये होगा आप 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं, वहां पे 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका में ऐसी कुछ चीज नहीं है कि जहां पर आप इतनी ज्यादा तादाद में स्पिनर्स को खिलाएं। एक स्पिनर की शमूलियत का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद मौजूद है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अमूमी तौर पर ज्यादा जगहों पर आपको फास्ट बॉलर्स ही डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। और आप अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई एक अच्छा स्पिनर मौजूद है, स्पेशल स्पिनर मौजूद है, तो आप उसको टीम में शामिल करते हैं। कतई नजर इसके कि वहां पर कभी कभार आप इसको हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर जिस टीम के पास टॉप क्लास स्पिनर्स होते हैं वो उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं।
अभी भी आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, वहां पर क्या मेलबर्न की पिच कोई स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा साजगार होती है। इसके बावजूद वहां पर वॉशिंगटन सुंदर इंडिया की तरफ खेलते हुए दिखाई दिए, नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए, और यही हालात रहे हैं जिन टीमों के पास टॉप क्लास स्पिनर्स होते हैं, वो डैनियल विटोरी हो, वो शेन वॉन हो, वो मुरलीधरन हो, वो स्कलैन मुश्ताक हो, वो ग्रेम स्वान हो, ठीक है, ये अनिल कुंबले हों, हरभजन सिंह हों, ये सारे हमेशा अपनी टीमों का हिस्सा रहे हैं। तो यहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के स्पिनर को शामिल ना करने का अपनी टीम में है, वहां ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पहले टेस्ट मैच भी पाकिस्तान ने किसी स्पिनर को नहीं खिलाया, और जो थे उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जो प्लेइंग 11 में थे। अब पाकिस्तान के इस दूसरे टेस्ट मैच में जो कि आज से शुरू होना है, इसमें अगर मेजबान टीम महाराज को अपने प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है, तो पाकिस्तान को भी ये जरूर देखना है कि गुजरे हुए टेस्ट मैच में जहां पर दोनों मरतबा टेल ने रन्स किए पाकिस्तान के खिलाफ, एक स्पिनर होता तो ऐन मुमकिन था कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल का मुजाहरा कर सकते। लेकिन अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ पर है कि वो किस तरीके से इस टेस्ट मैच को दूसरे को प्लान करती हैं, ठीक है, और क्या नौमान को खिलाती हैं या नहीं खिलाती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान, आमिर जमाल की कारकर्दगी पर हमने देखा काफी तनकीद हुई, अब उनकी जगह मीर हमजा को शामिल कर लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के उनका मसला क्या था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 9 ओवर्स किए पहले मैच में, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया, पहली इनिंग्स में उन्होंने 8 ओवर किए, तो क्या वो मुकम्मल फिट नहीं थे या कप्तान ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया? तो अगर तो कप्तान ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो फिर तो उनको इस बुनियाद पर नहीं शामिल आप ड्रॉप कर सकते ना। या अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो ठीक है, अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो अगर कप्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसका क्या उसमें कसूर है? अगर वो गया है, उसको बॉल मिले ही नहीं है उस टाइम के ऊपर, तो वो किस बुनियाद पर बाहर रखता है? लेकिन अगर वो मुकम्मल फिट नहीं थे तो वो उस प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों थे? अगर ड्यूरिंग टेस्ट मैच उन्हें कुछ मसला हो गया और वो बॉलिंग करने के लिए के काबिल नहीं रहे हैं तो फिर और बात है, फिर मीर हमजा की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन पहले अगर मीर हमजा खेलते हुए आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर उनको सबसे पहले टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये सिलेक्शन में पाकिस्तान की जो पहला टेस्ट मैच था उसमें कोई खराबियां और खामियां गलतियां नजर आई हैं, उनमें इस्लाह की जरूरत है। इसमें कुछ शक नहीं है कि मीर हमजा बहुत बासलाहियत बॉलर हैं। इस किस्म की कंडीशंस में जो साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो वो बहुत मौसर साबित हो सकते हैं, वो मौसर हो सकते हैं, और अगर वो शामिल होते हैं तो ठीक है। लेकिन आमिर जमाल का जहां तक ताल्लुक है, अगर 9 ओवर्स आप एक टेस्ट मैच में करते हैं, एक ऐसी जहां पर पाकिस्तान का एक बॉलर एक स्पेल में 17 ओवर कर देता है, तो आप जस्टिफाई नहीं करते अपनी सिलेक्शन को। ये बात जरूर है कि इसका तयन होना जरूरी है कि क्या वो फिट नहीं थे, उस काबिल नहीं थे बॉलिंग करने के, या कप्तान ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। जी ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि कप्तान ने इस्तेमाल सही से नहीं किया, आखिर में जब हमने देखा कि आमिर जमाल को ओवर दे दिया गया, पहले उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई, और वहां पे बहुत से लोगों का कहना है कि वहां पर मैच फिर बिल्कुल खत्म हो गया जब आमिर जमाल को स्कोर पड़ गया। तो शान मसूद से भी कैप्टनसी के जो डिसीजन ऑन ग्राउंड वो उनसे भी ठीक नहीं लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ रिजवान मौजूद हैं जो कि इस वक्त वनडे की कप्तानी कर रहे हैं, T20 की कप्तानी कर रहे हैं, बाबर आजम मौजूद हैं जो एक्स कैप्टन रह चुके हैं, तो वो भी शान मसूद के साथ भी यही प्रॉब्लम लग रहा है कि वो भी किसी से डिस्कस नहीं कर रहे जैसे बाबर गलती करते थे। देखिए, बात यह है कि लीडर अपना फैसला खुद करता है। ये जो मुशावरत का एक बहुत ही पाकिस्तान में रुझान है ना, ये पार्लियामेंट में मुशावरत हो रही है ना, तो क्या उसका नतीजा निकलता है? लीडर अपने फैसले खुद करते हैं, और जब आप मैच खेल रहे होते हैं, जब आप मैच में होते हैं ना, वहां पर आपका अपना सबसे ज्यादा जो आपका दिमाग चलना चाहिए कि कैसे आपने अगला मरहला क्या है, आपने अगला पता क्या खेलना है। तो अगर कप्तान को खुद ही पता नहीं चल रहा होगा तो बाबर आजम कौन सा पाकिस्तान के कामयाब कप्तान रहे हैं जिनसे मशवरा करके उन्होंने कोई बेहतर फैसला कर लेना है? या इवन रिजवान को भी, इस टीम में सारे एक जैसे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो बहुत ही प्रोएक्टिव है और बिल्कुल बर वक्त बेहतर फैसले करता है। तो जब तक कप्तान को खुद एहसास ना हो, अंदाजा ना हो, वो ये भांप ही ना पाए कि मैंने क्या चीज करनी है ना, तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो कप्तानी पाकिस्तान का एक मसला है, बिलखुसूस चीजों को, मैच को ऑपरेट करना पाकिस्तान टीम का मसला है, पाकिस्तान के कप्तानों का मसला रहा है। किस खिलाड़ी को खिलाना है, कहां पर किससे बॉलिंग करवानी है, किसको कितनी बॉलिंग करानी है, किसको कहां पर हटाना है, किसको किस हैंड से लगाना है, कहां स्पिनर इस्तेमाल करना है, फील्डर्स कहां पर प्लेस करने हैं, ये पाकिस्तान टीम का मसला है।
तो ये शान भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, शान भी उन्हीं चीजों के ऊपर है जो इससे पहले हमने देखी है, जो कि अफसोसनाक है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब आपके पास 99 पर आप 8 विकेटें हासिल कर लें, 8 विकेटें आपने हासिल कर ली 99 रन के ऊपर, 2 विकेटें, उस 1 विकेट का मैच था, उसके बाद 10वीं विकेट और आसान हो जाती है 9वीं के बाद। तो आपने एक इनिंग्स में, एक मैच में 2 इनिंग्स में ये गलतियां की हैं। तो ये किसने मतलब है, कोई उसने उस कप्तान इसलिए थोड़ा बनाया कि उसने ये कहा था, कोई भी कप्तान बनता है कि नहीं मुझे सीनियर्स मशवरा देंगे तो मैं फैसला करूंगा। कप्तान अपने फैसले खुद करता है। पाकिस्तान में इस चीज की क़यादत का फुकदान है। पाकिस्तान क्रिकेट में बिलअमूम और पूरे पाकिस्तान में, बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान टीम में। ठीक है। अच्छा, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग कि अभी तक प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया गया और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे टेस्ट मैच शुरू होना है। तो अभी भी पिच का एनालिसिस किया जा रहा है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है ना कि आप ऐलान कर दें। अगर उन्होंने कर दिया है तो जो प्लेइंग 11 के ऐलान करने का वक्त है वो उस वक्त तो उन्होंने करना ही करना है। तो ये कोई लाजिम चीज नहीं है कि आप एक दिन पहले कर दें या आप कुछ घंटे पहले कर दें। तो ये कोई लाजिम नहीं है, इसलिए कोई चंबे की बात नहीं। अगर उन्होंने नहीं भी किया तो ठीक है, लेकिन क्या करते हैं प्लेइंग 11 का ऐलान, ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहमियत रखता है। ये गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक रुझान है कि लोग, बहुत सारे मुल्क अपने प्लेइंग 11 का ऐलान वक्त से काफी पहले कर देते हैं, एक दिन पहले कर देते हैं, कुछ घंटे पहले कर देते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी और लाजिम चीज तो नहीं है। अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वो नहीं करना चाहते तो ठीक है, टॉस के वक्त वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो हमेशा कोलैप्स होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि फिर ऐसे ही हुआ। जिन प्लेयर से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और एक लंबा अरसा गुजर चुका है कि पाकिस्तानी बैटिंग साइड से हमने देखा कि हम किसी मैच के जीतने के करीब गए हों। हमारे बॉलर्स ही हैं जो हमें मैचेस जितवा रहे हैं। शुरू से हमने देखा हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग ही रही है। तो बैटिंग लाइनअप पर किस तरह से फिर पाकिस्तान को तवज्जो देनी है? देखिए, रन्स ऑन बोर्ड करना पड़ते हैं। इंडिया के साथ क्या हो रहा है अभी बीजीटी में, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेल रहे हैं टेस्ट मैच, उनकी बैटिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हारा टेस्ट मैचेस की। क्या हुआ कि उनकी बैटिंग परफॉर्म नहीं की, रन्स नहीं किए। पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जो हैं, अभी वैसे हम वाइट बॉल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में भी हमारी बैटिंग ने रिस्पॉन्ड किया, परफॉर्म किया, जब भी रन्स ऑन बोर्ड गए और बॉलर्स के पास मौका आया मैच जीतने का। अब यहाँ पर जो कोई दूसरा टेस्ट मैच है, आप इसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में देख लेना, रन्स कितने थे उनके पास, 140 समथिंग के ऊपर। तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना कि आप मुखालिफ टीम को आउट कर लें। वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने। अब्बास बहुत शानदार खेल गए, तो 144 को भी पाकिस्तान, 140 समथिंग को भी दिलचस्प बना लिया ना पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग का मसला है, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको रखा नहीं गया। जब दूसरे उनकी जगह पे शान मसूद ने ओपन शुरू की जी, तो वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं गुज़िश्ता 8, 10, 12, 14, 15 महीनों से, कि हाई स्ट्राइक रेट के एक शहर में मुब्तला है और वो अच्छे भले सेट होकर आउट हो जाते हैं। साइम अयूब बिल्कुल नए हैं, बाबर के रन्स नहीं आ रहे हैं। बाबर ने जिस तरीके से शॉट खेला पिछले टेस्ट मैच में, वो हवा में तो कवर के ऊपर, डीप कवर के ऊपर कौन टेस्ट मैच में आउट होना चाहता है? ठीक है, इसी तरीके से रिजवान है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग के मसाइल हैं। जब तक रन्स नहीं करेंगे बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में, जब तक रिजवान का हिस्सा नहीं आएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। और जब तक शान विकेट पर नहीं ठहरेंगे, कुछ वक्त 2-3 सेशन नहीं खेलेंगे, रन ऑन बोर्ड नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए मसला क्रीज ऑक्युपाई कर रहा है, क्रीज पर जमे रहने का। यहाँ पर ये स्ट्राइक रेट का मसला नहीं होगा। आपके 30 से 3.5-4 दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा आपका टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। ये पिछला टेस्ट मैच देखे ना कितने दिन में खत्म हो गया था। तो बाकी वक्त का आपने को थोड़ा आपके अकाउंट में तो नहीं जमा होना ना कि आपको उसका फायदा हो जाना है। तो जो मैक्सिमम टाइम है उसकी यूटिलाइजेशन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात और हुकूमत की जानिब से निजी स्कूलों को बसों की खरीदारी का हुक्म तालीमी शोबे में कहाँ पेशरफ्त है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टू ने वाज़ेह किया है कि तमाम बड़ी स्कूल चेन्स को 13 जनवरी तक बसें खरीदने का पाबंद किया गया है और मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करना होगी। हुकूमत की ये जो पॉलिसी है इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। जहाँ इकदाम तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है, वहीं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने इस हुक्म पर सख्त एतराज़ किया है। उनका कहना है कि 95% निजी स्कूल्स के पास बसों की खरीदारी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देने के वसाइल मौजूद नहीं हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर आपकी तंजीम का क्या मौक़िफ़ है? आपने इस फैसले पर नज़रसानी की कोई दरख्वास्त अभी तक दी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये टॉपिक आज के लिए रखा है और यकीनन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से पेरेंट्स और स्कूल जो इसके बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान में रख के उनका मौक़िफ़ सुन के जो भी ऑर्डर किया जाए ताकि हम कोर्ट को बाकायदा तौर पे इसमें असिस्ट करें। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है हमारे लिए सरांखों पे, लेकिन हम कोर्ट को असिस्ट करना चाहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रख के अगर देखा जाए तो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि पूरे पंजाब के अंदर लगभग अगर हम देखते हैं तो जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो एक अंदाजे के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कोई 1.25 करोड़ के करीब बनती है। अब 1.25 करोड़ बच्चे हैं और उनके लिए कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है वो 50% बच्चों को जो है ये ट्रांसपोर्ट स्कूल्स ने प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब है आपको लामहला तौर पे लगभग कोई 60 से 65 लाख बच्चों के लिए फौरी तौर पे प्राइवेट सेक्टर के लिए, और फिर इतना ही तकरीबन जो आपका साइज है वो पब्लिक सेक्टर का भी बनेगा, उन स्कूल्स का भी बनेगा। तो अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट को मिलाएंगे तो लगभग 1 से 1.25 करोड़ बच्चों को अगर आपको कहा जाए कि वो ट्रांसपोर्ट का जो है अरेंज स्कूल ने करना है तो बुनियादी तौर पे ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हुकूमत है ये उसके जिम्मे है। लेकिन अगर आप स्कूल्स को कहेंगे तो वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका नंबर 1 जो पेरेंट कंसेंट, क्या पेरेंट भिजवाना चाहते हैं, क्या ये उनके लिए खुद भी फिजिबल है। द सेकंड वन, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्कूल वो रखते हैं, क्या ये मुमकिन है। द थर्ड वन, क्या ये जो बेसिक केस है ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इसको टेकअप किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेट स्टेज के ऊपर जो स्कूल्स हैं या पेरेंट्स हैं वो इसका जो है वो पार्ट नहीं है। तो नेसेसरी लेकिन काशिफ साहब यहाँ पर एक चीज को क्लियर कीजिएगा, जैसे से आप ये दावा करें कि 95% निजी स्कूल्स के पास वसाइल नहीं है और ये उन बड़ी चेन्स के हवाले से बात की जा रही है जो महीनों का करोड़ों रुपया कमाते हैं, जो बच्चों से उनके वालिदैन से बड़ी फीसेस चार्ज करते हैं। सिर्फ ये वजूहात है कि उनके पास वसाइल नहीं है? अच्छा, इसमें जरा 2 चीजें बड़ी जो है ना वो समझने वाली है। द फर्स्ट थिंग कि जो कोर्ट ऑर्डर है वो सिर्फ बड़ी चेन्स के लिए नहीं किया गया, उसके लिए स्कूल्स का कहा गया, और ना सिर्फ उसको उससे स्कूल का कहा गया बल्कि उसको नथी किया गया है इस बात से भी कि जिनकी जो रजिस्ट्रेशन जो फर्दर नेक्स्ट होनी है वो तब तक नहीं होगी जब तक वो बस अरेंज ना करें। सेकेंड, उसमें ये कहा गया है कि जो मौजूदा जिनकी रजिस्ट्रेशन ही है उनको भी 1 माह का टाइम दिया गया है कि वो विद इन 1 मंथ जो है उसको अपना रिन्यूअल वो करें। उन्होंने अगर बस नहीं अरेंज की, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज नहीं की तो इसका मतलब है उनकी रिन्यूअल जो मौजूदा की है उसकी नए सिरे से रिन्यूअल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है और इसमें क्लैरिटी की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक मीटिंग हमें अटेंड हुई है जो सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमारे साथ और बाकी कुछ और जो हमारे जो तंजीम के दोस्त थे उन सब के साथ मिलके की, जिसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली जो चीज़ सामने आई है उसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से गवर्नमेंट को जो ऑर्डर है वो फॉलो करेगी। तो इस सूरत में लेकिन काशिफ साहब ये समझते हैं कि कम से कम लाहौर की अगर हम बात करें या अगर हम पूरे पंजाब की बात करें 15 से 20 ऐसी बड़ी स्कूल चेन्स तो हैं जो ये बसेस अफोर्ड कर सकते हैं और एट दी एंड भी उन्होंने उन बसेस का भी स्टूडेंट से किराया ही लेना है, उन्होंने उसको भी चार्ज ही करना है। इसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करना चाह रही है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, तो आपको इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही?
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान 15, 20, 25 चेन्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। 2,07,000 पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल हैं और 1,04,000 से ज़्यादा तो पंजाब में है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो एलीट जिसको तबका कहा जाता है, जिनके स्कूल हैं, वो 1 से 2% है। तो 98% तो वो स्कूल है जो कि जिसको आप अफोर्डेबल स्कूल या लो कॉस्ट स्कूल कहेंगे, और ना तो वो स्कूल हैं जो कि गली और मोहल्लों के अंदर हैं। तो अगर आप स्ट्रीट्स के अंदर, ना तो वो बस जा सकती है, ना वो पार्किंग वो मौजूद हो सकती, ना उनके पास उसके ज़राए हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको 5 से 10 करोड़ की एक बस परचेज करनी हो तो क्या वो फिर आपने 50% बच्चों को वो बस प्रोवाइड करनी है। एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चा है तो 500 बच्चों को आपने अगर बस देनी तो मिनिमम आपको 10 बसें चाहिए। तो क्या 10 बच्चों के लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट पूल बनाना पड़ेगा। वो जिनकी आप बात कर रहे हैं 1 से 2% जो बच्चे स्कूल हैं, जिनको एलीट स्कूल कहा जाता है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर हैं भी तो उन्होंने अपनी ये ट्रांसपोर्टेशन का कई स्कूल्स के अंदर ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आप ये क्यों अच्छा, बस लास्ट में कमेंट कीजिएगा, हमारे पास जरा वक्त की थोड़ी सी कमी है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए जिस तरह से बसों की खरीदारी है, उसके इंतजामात को मालियाती बोझ तो कहा जा रहा है, यकीनी तौर पर यह है भी। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को निजी स्कूलों के साथ किसी किस्म की शराकतदारी कर लेनी चाहिए ताकि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए? क्योंकि बुनियादी वजूहात इसकी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें दूर दराज के इलाकों की जहां हम बात करते हैं वहां बच्चों के पास जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है। कहीं हम देखते हैं कोई खबर आती है कि कोई रिक्शा लुट गया है, किसी बच्चों की वैन पर कोई ट्रॉली चढ़ जाती है। तो इसके लिए आप अगर सोचा जाए तो देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स को जब आप इसमें ऑनबोर्ड करेंगे तभी हम असिस्ट कर सकेंगे। पेरेंट्स में अब तक जो सामने चीज आई है, पेरेंट्स की कंसेंट नहीं है। पेरेंट्स के लिए ये खुद भी अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सूरत हाल होती है, अगर एक हमारा कोई 80-90% जो सैलरीड क्लास पेरेंट हैं वो स्पेशली जब अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं तो उन्हीं बच्चों को खुद ड्रॉप करते हैं। फिर जब वो बच्चे मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ रहे होंगे और मुख्तलिफ जगहों पे उनको ड्रॉप करने के लिए मुख्तलिफ बसेस अरेंज होंगी तो उनकी कॉस्ट में इजाफा होगा, जो अभी वो कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर रहे हैं। सेकंड, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है, बच्चों की सिक्योरिटी का इशू है। पेरेंट विलिंग नहीं है कि वो बच्चों को है सुबह भेजें और वो दोपहर के बाद तक जो है इसका वेट करें। और फिर ये सवाल ये है कि क्या इसे एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर जब इतनी बसें मजीद आएंगी तो क्या ऑलरेडी जो 1 करोड़ से ज्यादा लाहौर में व्हीकल्स हैं उसमें कोई कमी आएगी? नहीं, वो इसमें इजाफा होगा। और आपके तो एनवायरनमेंट में कार्बन जब बढ़ेगा तो वो फिर और ज्यादा आपके एनवायरनमेंट को जो डैमेज करेगा। बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिम मिर्जा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में खाने पकाने के पेशे को तवील अरसे तक खवातीन का शोबा समझा जाता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तस्वुर बदल रहा है। अब मर्द हजरात, ख़ास तौर पर नौजवान लड़के, शेफ़ बनने के शोबे में बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी ले रहे हैं। होटल मैनेजमेंट और फूड इंडस्ट्री में तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान इस बात का आकाश है कि ये शोबा न सिर्फ तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का जरिया बन रहा है बल्कि एक मुनाफा बख्श पेशा भी साबित हो रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रोफेशनल शेफ़ की मांग में इजाफा हो रहा है और ये शोबा नौजवानों के लिए नए मौके भी फराहम कर रहा है। इसी तरह से प्रोफेशनल शेफ्स न सिर्फ रेस्टोरेंट्स बल्कि होटल्स, केटरिंग कंपनीज, फूड चेन्स और हत्ता के अपना जो ज़ाती कारोबार है उसके ज़रिए भी अपनी महारत का लोहा बनवा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे शेफ़ उबैद चौधरी, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उबैद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आपने शेफ़ बनने का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे घरों में समझा जाता है कि ख़वातीन ही खाने पकाएंगी, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट के बिजनेस में देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी शेफ़ हैं वो मर्द हजरात ही हैं। हजरात हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये बात एक गलत है। ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें खुद चेंज करना पड़ेगा कि हर काम औरत करेगी। मर्दों को प्रॉपर जो घरदारी है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सुन्नत भी है हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि घर के कामों में औरतों का हाथ बटाया जाए। तो जो जहाँ तक रही बात शेफ़ की, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मर्दों के हाथ में औरतों से ज़्यादा जायका है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जितने, पाकिस्तानी नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर मेजॉरिटी शेफ़ जो है वो मेल्स की है। ठीक है, तो इसकी आप वैसे रीज़न क्या समझते हैं? क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि घरों में तो हमें एक अंडा भी नहीं बनाना आता, लेकिन जब हम कारोबार के लिए निकलते हैं फिर हम सब कुछ सीख लेते हैं। मेन रीज़न जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की कि जो लोग मेल्स हैं वो चूज़ करें शेफ़ प्रोफेशन को।
इसकी मेन वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान में जो बाकी प्रोफेशन है ना वो इतने हाईली पेड नहीं है जितना कि शेफ के नखरे जितने उठाए जाते हैं। ठीक है। ना इतना डॉक्टर कमा रहे पाकिस्तान में, ना इतना इंजीनियर कमा रहे जो पाकिस्तान में काम करें। ठीक है। डॉक्टर जो बनता है ना 5 साल में 10-15 लाख रुपया एक उसके साल का होता है, और करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनते हैं, और एंड पे 40,000 रुपया हाउस जॉब कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो शेफ है वो, उसकी कॉस्ट भी कम है, स्टडी कॉस्ट भी कम है, लेकिन एट द एंड वो हाईली पेड प्रोफेशन है। ठीक है। तो आपकी इसमें दिलचस्पी किस तरह से पैदा हुई? आप कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे सबसे पहले शौक तो घर में अपनी अम्मी को देख के हुआ है। जब मेरी अम्मी खाना पकाती थी मैं हमेशा उनको नोट करता होता था, और मेरी कुछ कजन्स हैं जो खाना मतलब बहुत अच्छा बनाती हैं। ठीक है। तो उनको देख देख के मुझे शौक हुआ था। फिर 2019 में मैंने कंप्लीटेड माई मैट्रिक, तो मैंने ऐसे ही मतलब एक प्राइवेट टीवी चैनल पे अप्लाई किया था कुकिंग शो के लिए। ठीक है। तो वहाँ से मुझे कॉल आ गई, फिर मैंने वहाँ से इसमें और इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन दिस, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट ट्रांसमिशंस का भी हिस्सा रह चुका हूँ, और एज अ शेफ गेस्ट भी मैं अब कुकिंग को ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपने ये कहाँ से सीखा? इसका आपने प्रॉपर कोर्स किया? जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रॉपर डिग्री ऑफर कर रही हैं, आपने किस तरह से किया इसको? मैंने जो कुकिंग है ना वो मैंने सारी यूट्यूब से सीखी है। अच्छा। उसके अलावा कुछ कुकिंग क्लासेस ली हैं, हाईली वो जो शेफ्स हैं हमारे पाकिस्तान के, बहुत सारे अच्छे शेफ्स हैं। ठीक है। शिरीन आपा हैं, उसके अलावा और बहुत सारे शेफ्स हैं, मैंने उनसे क्लासेस ली हुई हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा मैंने यहीं से सीखा। बाय प्रोफेशन जो, बाय स्टडी जो है वो मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन और फिर शेफ बनना, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरा शौक है स्क्रीन। ठीक है। स्क्रीन पे आने का। मेरा मतलब आगे भी अगर शेफ को भी मैं एज अ परस्यू करूंगा तो मैं किसी भी चैनल पर एज अ शेफ ही काम करूंगा। ठीक है। तो कितना आसान आपको ये लगा या कितना मुश्किल लगा? और साथ ही ये मैं ज़रूर दाद देना चाहूँगा कि आपने सोशल मीडिया का बड़ा एक अच्छा इस्तेमाल किया। हम लोग उसको पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने पॉजिटिवली उसको यूज़ किया है, और आपने जितना कुछ सीखा, आप कह रहे हैं आपने यूट्यूब से सीखा जी। अच्छा, मैंने जितना कुछ भी सीखा वो मैंने सीखा यूट्यूब से ही है। लेकिन क्या कहते हैं, जो सोशल मीडिया का यूज़ है ना, 2 चीज़ों से इस्तेमाल हो सकता है। या तो कुछ लोग इसको बहुत गलत इस्तेमाल करें, और कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, जस्ट लाइक मी कि जैसे मैंने यहाँ से कुकिंग सीखी। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे मतलब आप सीख सकते हैं चीज़ें। आजकल ई कॉमर्स है, मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया आपको ऑफर कर रहा है, ना कि आपको किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर पे करने की जरूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक प्रोफेशनल शेफ महाना कितना कमा सकता है? जिसमें से आपने ही कहा कि जी डॉक्टर भी इतना नहीं कमा रहे, इंजीनियर्स भी इतना नहीं कमा रहे, स्कोप तो नो डाउट है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने का जितना लोग शौक रखते हैं। पहली बात, खाना रुक ही नहीं सकता, आपको 3 टाइम का खाना खाना है। बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा जहाँ तक रही बात इसकी पे की, तो ये वेरी करती है शेफ टू शेफ, और उसके अलावा एरिया टू एरिया और रेस्टोरेंट्स। ठीक है। 3 स्टार रेस्टोरेंट, 4 स्टार और 5 स्टार, तीनों में शेफ की पे जो है वो डिफरेंट होगी। जो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट स्टेज का शेफ होता है ना, वो भी 40 से 50 हज़ार से शुरू करता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप टूरिज्म वाले कंट्रीज में चलेंगे, जस्ट लाइक मालदीव्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस साइड पे पाकिस्तान के शेफ्स काम कर रहे हैं जो कि लाखों में अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो हमारे होटल्स हैं, अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पर भी जो शेफ्स की पे है वो 6 डिजिट से भी ज़्यादा है, और जो बहुत अच्छे हैं लाइक उसमें जो है मतलब मिलियन तक भी अर्न करते चले जाती हैं। ठीक है। तो आपको किस तरह से लगता है, जैसे आप बता रहे हैं कि जाहिर बात है इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी भी क्या है, और एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है। डिफरेंट होटल्स में डिफरेंट क्यूजीन सर्व की जाती हैं, तो आपको उसी क्यूजीन में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें स्पेशलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये मैटर करती है। अगर आप एक इटालियन शेफ है तो आप उस होटल की इटालियन क्यूजीन में ही काम कर सकते हैं, आपको वो पाकिस्तान या फिर इंडियन या कोई और क्यूजीन में मतलब काम नहीं करने देंगे। ठीक है। तो ये भी आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशलिटी इटालियन है और डिजर्ट्स हैं। डिजर्ट्स हैं। और डिजर्ट्स हम ये मैं आज टेबल पर भी देख रहे हैं, बना के लाया हूँ। न्यूयॉर्क बनाना पुडिंग है ये। न्यूयॉर्क बनाना पुडिंग है ये, अमेरिका के एक बहुत फेमस कैफे में सर्व की जाती है, और ये सेम वही रेसिपी मैंने फॉलो की हुई है। अच्छा जी। तो ये आपकी एक्सपर्टीज आप बता रहे हैं कि इटालियन है और एक डिजर्ट्स है। ठीक है। तो कैसे ये आपने बनाया, इस थोड़ा सा हमें बताएं। ये बिल्कुल आसान तरीके से बनी हुई है। इसके लिए मैंने छोटे वाले वनीला वेफर्स होते हैं जिनको आप बेकरी वाले गोल बिस्किट कहते हैं, वो लिए। उसके बाद मैंने व्हिप्ड क्रीम ली थी। व्हिप्ड क्रीम के अंदर हमने वनीला पुडिंग जो होती है ना, उसको कंडेंस मिल्क में बना के सेट होने के लिए रखना है। जिस तरह वो सेट होगी फिर हम उसको व्हिप्ड क्रीम में डालेंगे, मिक्स करेंगे, और बनाना और वनीला के जो वेफर्स होंगे उसके साथ लेयर करके सेट कर देंगे। अच्छा, यानी कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। और आपने अभी कहीं सोशल मीडिया पर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जहां पर आप लोगों को भी गाइड कर रहे हो, कुछ अपनी वीडियोस डाल रहे हो? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है किचन क्रिएशंस के नाम से। ठीक है। जहां पर मैं होम शेफ का काम करता हूँ रमजान में सिर्फ।
ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ऑन एंड ऑफ पोस्टिंग वगैरह करता रहता हूँ। उसके अलावा डिफरेंट चैनल्स पे मैंने कुकिंग शोज काफ़ी ज़्यादा किए। ठीक है। अच्छा, सिर्फ रमज़ान में फिर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं? पूरे साल में फिर सिर्फ मैस कम्युनिकेशन पर फोकस है? फोकस है, लेकिन मुश्किल हो जाता है पूरे साल में मैनेज करना। ठीक है। अच्छा, क्या फिर आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अपना रेस्टोरेंट खोलना है, इंटरनेशनली जाना है, क्या करना है? इंशाल्लाह प्लान तो यही है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम करना है। ठीक है। उसके अलावा लेट्स सी व्हाट गॉड हैज़ रिटन फॉर मी। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करें। उन नौजवानों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिनको उन्हें फॉलो करना है? सबसे पहले कि घबराएं नहीं। अगर कोई नहीं मतलब मिल रही जगह तो शेफ़ इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है। तो घबराएं नहीं। कॉथम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऑफर करें शेफ्स के कोर्सेज, तो ये वाले कोर्सेज करें। उसके अलावा प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस में इट्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहें और डिफरेंट होटल्स में जो छोटे छोटे आपके एरिया में हैं होटल, वहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस गेन करें, ताकि जब आपका कोर्स वगैरह या वट एवर यू आर डूइंग ख़त्म हो तो आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, आपके पास डिग्री भी हो और आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एक तो पहले तो होता था खाने को जज किया जाता था उसके टेस्ट पे, अब खाने को जज किया जाता है उसके लुक्स पे, तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। ये जो एक चेंज आया है ये कितना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि सबसे पहले तो हम खाने को देखते हैं तो हमें अगर वो पसंद आता है, उसकी जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह से उसको सजावट की जाती है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है उसको खाने में भी। पहली बात आपने सुना होगा कि खाना जुबान से पहले आंख चखती है। आंख चखती है, बिल्कुल ऐसे। प्रेजेंटेशन मैटर करती है। कोई भी चीज़ दिखने में ही जैसी होगी ना तो खाने में भी उसको उतना ही अच्छा होना चाहिए। दोनों पे फोकस करना चाहिए। जब आप खाना पका रहे हैं तो उस पर भी फोकस करें और जब प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर भी फोकस करें। प्रेजेंटेशन के डिफरेंट तरीके, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीख सकते, यूट्यूब हैज़ अ मिलियन ऑफ वीडियोस जहाँ में वो आपको होटल्स के लेवल की प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। ठीक है। तो दोनों चीज़ों पे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता चल रही है। आपको कहीं पे पे करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलें, वहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखें। बहुत सारी वीडियोस हैं 5 स्टार होटल्स की, दुनिया भर के होटल्स की, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन सिखा दी जाती है। ठीक है। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री को कहाँ पर आप रेट करेंगे? क्योंकि तकरीबन हर किस्म के खाने हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। देसी से अगर हम शुरू होते हैं तो हर तरह की जो कुजीन है वो पाकिस्तान में पसंद भी की जाती है, बनती भी है। पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री में पहले इतना मतलब वो नहीं था, स्कोप नहीं था। जब से पाकिस्तान में फूड ब्लॉगर्स आए हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। बिल्कुल। उन होटल्स को, उन्होंने टेस्ट को प्रमोट किया जिसको कोई नहीं जानता था। हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सा होटल कहाँ पे, अगर हमें किसी दूसरे शहर में विजिट भी करना है तो हमें आइडिया नहीं होता था कि कहाँ पर हमें बेस्ट टेस्ट मिलेगा। अगर आप अभी किसी भी जगह पे ट्रैवल करें, जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो हर सिटी में जाके अपनी वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आप YouTube पे लिखेंगे कि मैं इस शहर का अच्छा खाना हो तो फूड ब्लॉगर्स के ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ जो है वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जायकों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हमने देखा कि जो फॉरेनर्स हैं वो आए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, पाकिस्तान के खाने को उन्होंने पसंद किया और उसको प्रमोट भी किया ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद चौधरी शेफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जिस तरह से उन्होंने यूट्यूब का मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और उसको पॉजिटिवली उसका यूज़ करके तमाम तर चीज़ें वहाँ से सीखी हैं और यही हमें करने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक अरसे से शदीद बहरानों का शिकार रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हाल ही में एक बुलंद नज़र मनसूबा उड़ान पाकिस्तान के जरिए मुआशी बहाली का दावा किया है। ये मनसूबा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 30 दिसंबर को किया, आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को एक नई सतह पर ले जाने का अज़्म रखता है। इस मनसूबे के तहत आइंदा 5 साल में इक़्तिसादी तरक्की की शरह को 6% तक बढ़ाने और 2035 तक GDP को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का GDP तकरीबन $374 अरब है, जिसका मतलब है कि ये हदफ मौजूदा हालात के मुकाबले में खासा बुलंद है। लेकिन क्या ये अहदाफ हकीकत पसंदाना है या महज एक सियासी नारा? मुबस्सिरीन और माहिरीन मईशत का कहना है कि मौजूदा सियासी बहरान, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और सरमाकारी के माहौल की गैर यकीनी सूरत हाल इन अहदाफ के हुसूल को नहायत मुश्किल बना देती है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट को देखें तो उसके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है।
इस दौरान 1 करोड़ 30 लाख अफराद मजीद गुर्बत का शिकार हुए हैं और ये आदादोशुमार हुकूमत के दावों को चैलेंज कर रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आई है और महंगाई की शरह कम हुई है। उधर नायब वज़ीर आज़म की जानिब से 2024 के चैलेंजेस को बेहतरीन अंदाज में हैंडल करने का दावा एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ गुर्बत और बेरोज़गारी जैसे मसाइल आवाम की ज़िंदगियों पर बराह रास्त असर डाल रहे हैं। ऐसे में उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा क्या वाकई गेम चेंजर साबित होगा या ये भी साबका मंसूबों की तरह कागजी हद तक महदूद रहेगा? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा, लेकिन अवाम और माहिरीन दोनों इस मंसूबे के अमली नफाज के मुंतज़िर हैं। इन तमाम खदशात और सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे माहिर मईशत राना तारिक महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। तारिक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया। आपके ख्याल में उड़ान पाकिस्तान के तहत जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं ये हकीकत पसंदाना है या महज ख्वाहिशमंदाना है? पहली बात तो ये कि बिलाखिर कोई मंसूबा तो हमारे सामने आया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। फैक्चुअली इसके दो पार्ट हैं, एक इसके टारगेट्स हैं और एक इसकी टाइमलाइन है। अगर आप टारगेट को देखें तो वो भी अनरियलिस्टिक लगते हैं और टाइमलाइन को देखें तो भी अनरियलिस्टिक लगती है। मौजूदा मारूजी हालात में ये मंसूबा मुझे तो नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई हम चीज़ें अचीव कर सकते, क्योंकि अगर आपने 5 साल में एक्सपोर्ट को डबल करना है तो कोई ऐसा अशारिया मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट 5 सालों में डबल हो सके। हर साल आपने 5% 20% इंक्रीज़ की बात की है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन सा रॉ मटीरियल आएगा, किस सेक्टर में क्या ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिनके ऊपर हम अगले 5 सालों में इसको डबल रिजल्ट्स ले लेंगे। जी, तो मुझे ये रियलिस्टिक नहीं लगता। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नशीले ख्वाब जो हैं वो देखने में अच्छा आपको लग रहा है कि नशीला ख्वाब है, जहां ये कहा जा रहा है कि हम इसको इतना % ऊपर ले जाएंगे। आपको लगता है कि अगर 20% की बात की गई है तो कोई 5 या 10% भी नहीं कर पाएंगे? हुकूमत की अहलियत नहीं रखती है या इवन जो करंटली सेटअप में हम एक्सपोर्टर्स की बात कर लेते हैं उनके पास भी इतना मार्जिन मौजूद नहीं है कि वो इस ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल सकें? देखिए, अभी तक हम जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसके सर्कल से निकले नहीं हैं। अगर हम निकल चुके होते और ग्रोथ की तरफ होते तो हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे होते कि क्या पैरामीटर्स लिए जाएं कि हम आगे बढ़ें। इस वक्त तक आप देखें वो जो चीज़ें पिछले 3 सालों में जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, अभी भी हम उनके बारे बात कर रहे हैं। अभी हुकूमत कह रही है कि हमने बिजली को सस्ता करना है, इंटरेस्ट रेट को सस्ता करना है। अभी एक डिबेट है कि महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है, उसकी शरह कम हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये जो चीज़ें आई हैं तो ये अजीबोगरीब सी फीलिंग आई है कि पता नहीं जो बनाने वाले हैं वो कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ बैठे हैं। कोई रेलेवेंसी नहीं है लोकल रियलिटी के साथ। ठीक है, देखा गया इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है, जो टैगलाइन उसको दी गई है, वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो आपको क्या लगता है किस तरह से बेहतर करेंगे? एनर्जी सेक्टर हमारा मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। हर साल हम आम की भी बात करें, हम एक्सपोर्टर्स की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा हैं, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस की जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कैसे कम्पीट कर सकते हैं हम बांग्लादेश के साथ? कैसे कम्पीट करेंगे इंडिया के साथ, चाइना के साथ? पूरी दुनिया उनसे चीज़ें खरीद रही है क्योंकि वहाँ पर सस्ती रिसोर्सिंग हो रही है। देखिए, एक्सपोर्ट का ना आपका जो मेजर पार्ट है वो कॉटन है, यानी कि टेक्सटाइल रिलेटेड है, जो हमारी स्ट्रेंथ है। आप कभी कभी शुगर रिलेटेड कर लेते हैं, फिर आप राइस कर लेते हैं। तो आप अगर चीज़ें लाइफ स्टॉक की चीज़ें को देख लें, उसकी एक्सपोर्ट देख लें, तो आपका मेजॉरिटी चंक जो है ना वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर है। तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी पिछले 2 सालों से बहुत शदीद मुतासर है। हुकूमत ने अर्बन सोसाइटी को, अर्बन वोटर को खुश करने के लिए आटा, दालें, चावल, इन चीज़ों को सस्ता करने की बात की, जबकि जो बाकी चीज़ें अफेक्ट करती थी उनके ऊपर उन्होंने कह दिया ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसका लाजमी ये नतीजा निकला कि आपकी ज़राअत को हिट पड़ी है और आपकी ज़राअत जब तक उसको दोबारा से वो प्रोडक्टिविटी नहीं लाएगी। अब अगर इस साल आप डाटा देख लें, आपने कितना यहाँ ने इम्पोर्ट किया है। अगर आप लोकल कंजम्पशन के मुताबिक भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आपका फल है, आपके दूसरी चीज़ें हैं। तो अगर उनकी पैदावार ही नहीं है, अगर आपने मुल्तान में आमों के बाग काट के और वहाँ पे सोसाइटी बना देनी है, आप एग्री को खत्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहे हैं, आप लाखों एकड़ उसको कंक्रीट कर रहे हैं फैक्ट्रियों की सूरत में, घरों की सूरत में, और हज़ारों एकड़ के ऊपर आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव का। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी डायरेक्शन ठीक है और आप ये रिजल्ट ले सकें। तो ये डायरेक्शन आपको क्या लग रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रही है? ये सोसाइटीज़ की तरफ हमारे प्लान्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? दुनिया हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ जा रही है, हम हॉरिजॉन्टल सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमारे
ओवरऑल सोचने के मैकेनिज्म में ना फंडामेंटल फॉल्ट है। हम ऑप्टिक्स की तरफ जाते हैं, हम वो फैसले करते हैं जो हमें इमीडिएट रिलीफ दें। पिछली गवर्नमेंट ने आपको याद होगा, उन्होंने 100 दिन का एक प्रोग्राम दिया था और उसके ऊपर बड़ी लहदे हुई और बड़ी फैंटेसी थी और इतने करोड़ घर और ये सारी चीज़ें, वो रियलिस्टिक नहीं थे। उनके पीछे कोई प्रोसेस नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी। लाइकवाइज मैं समझता हूँ ये जो प्रोग्राम है ये भी उसी तरह से है। तो ये फिर सियासी नारे ही हो गए तारिक साहब? लगता है यही है। मैं समझता हूँ कि उस दिन अगर कोई इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी हो जाती तो एक बड़ा कंप्लीट पैकेज हो जाता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जल्दी इलेक्शन? मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये सारे जो डिस्कशन, जो वादे थे वो ऐसे लग रहा था कि सियासी जलसों में किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे या तो फिर उससे अगले दिन नोटिफिकेशन आ जाता आईटी सेक्टर का कि हम आईटी के लिए हमने ये चीज़ें कर दी, हम आपका इंटरनेट हम बहाल कर रहे हैं, साथ में इंटरेस्ट रेट का आ जाता, साथ में बिजली का आ जाता। जितनी चीज़ें इन्होंने कही हैं उसके अगले बैक टू बैक मिनिस्ट्रीज आती हैं और कहती कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है उसके ऊपर हमने ये डिसीजन लिए हैं, आप हमारे साथ खड़े हों, आप बैठें और आप चीज़ें करें। देखिए ना, पिछले 2 साल से हम लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ आनी है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसकी बैलेंस शीट इस काबिल है कि वो बाहर से आके इन्वेस्ट करेगा? लोकल बंदा आता है और आप उसे कहते हैं कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कहता है जी आप अपना फाइनेंशियल मेरे साथ शेयर कर दें। वो इतना खौफनाक होता है और उसमें से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्टेट इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, स्टेट इतनी ज़्यादा कंप्लाइंस के ऊपर फोकस कर रही है, तो उस सूरत में बिजनेस ने कहाँ ग्रो करना है? इन्वेस्टमेंट किधर से आनी है? ठीक है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत का अब ये जो टेन्योर है, जिसको 10 या 11 महीने का हम टेन्योर कह लेते हैं, इसमें आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है या अभी मजीद गुंजाइश तो यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन इन 10 महीनों को अगर देखें, कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, डॉलर हमने देखा कि अभी एक जगह पर स्टेबल है। वो अब डार साहब की कोई टेक्निक है, वो वजीर खजाना की कोई टेक्निक है, उसका खमियाजा हमें बाद में ना भुगतना पड़ जाए, ये भी किसी को नहीं पता। एक ही अच्छी चीज़ हुई है कि जो इनका जो पिछला टर्न्योर था उसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ख़राब हो रही थी उनको ठीक करने की कोशिश की है, और उसी का इम्पैक्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि महंगाई की शरह कम हुई है, जाहिर है वो पिछले साल के कंपैरिजन, अगर पिछले साल आप 23% महंगे हो रहे थे और अब आप 7% महंगे हो रहे हैं, तो ये खुश आए ना, क्योंकि अगर आप 23% के साथ महंगे हो रहे होते तो इररिलेवेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं जो जिन चीज़ों को कंट्रोल किया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो भी इन्हीं की पैदा करता थी, इन्हीं के मसाइल पैदा करते थे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से थी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप गौर करें तो अभी तक भी नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वो जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट वी हैव अ प्लान, उसमें आप उसकी रेशियो को चेंज कर लेंगे, आप उसकी टाइमलाइन को चेंज कर लेंगे, लेकिन एक एजेंडा तो आया, एक वर्किंग तो हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम बार बार बात करते थे कि भाई हमारा तो विजन ही कोई नहीं है, हमारा तो मिशन ही कोई नहीं है। अब हम इसको क्रिटिसाइज करें, इसको इम्प्रैक्टिकल कहें, लेकिन ये एक चीज़ तो उन्होंने दे दी है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई भी प्लान आता है, जब भी किसी रिलीफ की बात की जाती है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आम आवाम तक वो रिलीफ पहुंचेगा, लेकिन आम आवाम तक हम देखते हैं कि कोई भी रिलीफ उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा। वो रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब महंगाई कम होगी। महंगाई की शरह की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जो महंगाई बढ़ी थी अब उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। फ्यूल की प्राइसेस को अगर हम देखते हैं वो कम करने की ज़रूरत है। जो आम आवाम की ज़िंदगी है वो, जब इस तरह के बड़े प्लान हम देखते हैं तो आपको लगता है वाकई निचले तबके पर उसका असर पड़ेगा? असल में ना, हुकूमत को मीडिया की तरफ से ये जो प्रेशर है ना कि आप आम आवाम की ज़िंदगी आसान करें, तो उसका वो आसान काम ये करते हैं कि एक की ज़िंदगी मुश्किल करके 10 की आसान कर देते हैं। ठीक है। और उसका फिर दोबारा से इफेक्ट होता है कि वो एक जो होता है वो अगले 10 की ज़िंदगी मुश्किल कर देता है। देखिए, हुकूमत के पास जो चीज़ें हैं वो कहते हैं हम सस्ती नहीं कर सकते। आप अगर दूध बेच रहे हैं, मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, वो कोई और चीज़ बेच रहा है, हमारे पास वो डंडा लेके आ जाते हैं कि आप सस्ता करें। ऐसा होता नहीं है। स्टेट अपने अखराजात और अपने मैकेनिज़्म को जब तक ठीक नहीं करेगी और वो हर वक्त अवाम से यही कहेगी कि मुश्किल घड़ी है, कड़वी गोली है, हालात ठीक हैं, तो वो उस वक्त उनके तो किसी चीज़ से नहीं लगते। अब आज के दिन में अगर सरकार के दफातर में जाएं, सरकार की गाड़ियों को देखें, सरकार के बाकी मामलात को देखें, वो तो लगता ही नहीं है कि
कंट्री को या इस इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनके आप प्राइवेट सेक्टर में पहले जाते थे, आप उनको उनके दफातर और उनकी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगती थी। अब प्राइवेट सेक्टर वाला जब सरकारी दफातर में जाता है और सरकारी चीज़ों को जाके देखता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं किसी ऐसे मुल्क में हूँ जो मकरूज है। तो ऐसी सूरत हाल मुझे तो नजर नहीं आती कि आम आवाम के लिए कुछ काम किया जाए। हुकूमत के जो अपने खर्चे उनको भी कंट्रोल करने की एक और चीज़ भी, आम आवाम का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर कोई मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि आप आम आवाम कहते किसको, क्योंकि वो भी मुझे नज़र ही नहीं आता है। क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन आपने आम आवाम कहना है या मिडिल क्लास को कहना है या एलीट को कहना है, क्योंकि वो भी एक बड़ी पॉलिटिकल, वैसे तो मिडिल क्लास से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत राना तारिक महबूब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम अपनी रंगीनियों के साथ सेहत के बेशुमार फ़वाइद भी लेकर आता है और उनमें सबसे नुमायां हैं तुर्श जायके वाले फल जैसे संतरा, माल्टा, किन्नू और ग्रेप फ्रूट। ये सिट्रस फल ना सिर्फ खुश जायका हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की भरपूर मिकदार भी पाई जाती है, जो कि सर्दियों में क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने में और कई बीमारियों से बचाने में भी मददगार हैं। सिट्रस फल हमारे दिल की सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद फराहम करते हैं। इन फलों में मौजूद फाइबर हमारे डाइजेशन के सिस्टम को बेहतर बनाता है, जबकि इनके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल्स से भी बचाते हैं, उम्र बढ़ने के असरात को भी कम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप पुरसुकून और गहरी नींद के ख्वाहिशमंद हैं तो ग्रेप फ्रूट या माल्टे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इन फलों में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद हैं जो हमारी नींद को बेहतर बनाने और ज़हनी सुकून फराहम करने में भी मदद करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सर्दियों में ये फल वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं, इनकी अहमियत को समझना और अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन फलों के फ़वाइद से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और इन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बना रहे हैं। इसी हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन करिए माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सारा मज़हर। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सिट्रस फलों में जो मौजूद विटामिन्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारी सेहत पर किस तरह से असर डालते हैं? हाँ जी, देखिए सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं बेसिकली ये रोटेशी फैमिली कहा जाता है, उससे आते हैं। माल्टा है, संतरा है, ग्रेप फ्रूट है। अब इनके बेनिफिट्स मोस्टली सेम है कि विटामिन सी रिच है, स्कॉर्बिक एसिड है, इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और B6, जैसे आपने बताया कि नींद बहुत अच्छी आती है। तो इसके फ़वाइद में ये है कि आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, अच्छा करेंगे। आजकल वायरल इन्फेक्शन, फीवर जितना होगा उसको ये कम करेंगे। उसके साथ साथ अगर स्किन देखी जाए तो स्किन बहुत अच्छी होती है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल जहाँ बात आएगी वहाँ कैंसर की भी बात आएगी, इन्फेक्शंस की भी बात आएगी। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो विटामिन सी जितने भी हमारे पास डाइट में आता है तो इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप करने के साथ साथ स्किन भी अच्छी होगी। उसके अलावा डिफेंस सिस्टम में बेसिकली हमारे बी और टी सेल्स की जो प्रोलिफरेशन होती है, फॉरेन पार्टिकल्स अगर कोई आते हैं, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो इसमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है जिसको ये कैप्चर करते हैं, खा जाते हैं। मतलब जर्म्स आपकी बॉडी में जाएंगे लेकिन इन्फेक्शन नहीं करेंगे। तो इनमें जो बेसिक कंटेंट पाया जाता है उन सब का काम किया है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारी नींद को बेहतर बनाने में भी, मैंने भी अपने इंट्रो में ये चीज़ डिस्कस की है, तो फिर उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है कि इस टाइम पे हम खाएंगे तो ही ये हमारी नींद बेहतर होगी? बिल्कुल। देखिए, विटामिन सी इनरिच जितने भी फ्रूट्स हैं मोस्टली हमारे पास इसमें से दो कंटेंट देखे जाते हैं, मैग्नीशियम और विटामिन B6, जो कि हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल, सोना और उठने का सर्केडियन रिदम जिसे बोला जाता है, उसको बहुत सेट करते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन उसका ये तरीक़ाकार है 3 से 4 घंटे पहले बेड पे जाने से पहले आपको ये लेना पड़ेगा। अगर आप ऑन बेड लेंगे तो सोने से पहले आपको एसिडिटी होगी और बेचैनी की एक कैफियत होती है, समटाइम्स स्टमक पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इसको शाम में ले लें तो बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे लोग मोस्टली नींद के लिए केले का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा कर देते हैं, मैग्नीशियम अच्छा आएगा तो पुरसुकून नींद आती है। तो ये पुरसुकून नींद के लिए ज़रूरी है। बार बार अगर आपकी नींद उखड़ रही है, आँख खुल जाती है, तो उसके लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। अच्छा, जैसे संतरा है, माल्टा है, किन्नू है, ये ग्रेप फ्रूट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनमें कोई खास बड़ा कोई डिफरेंस भी है या सिमिलर ही है सब? देखिए, रोटेशी फैमिली हमने पहले भी बात की, उस पर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर संतरा, माल्टा और ग्रेप फ्रूट की बात की जाए तो और लेमन भी आता है, लाइम और लेमन दोनों डिफरेंट हैं, वो भी इसमें आते हैं।
तो उनके डिफरेंस का सीन ये है कि आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वैल्यूज डिफरेंस है। कैलोरीज सेम हो सकती हैं, मोस्टली आपको पता है 60-62 कैलोरीज। अब मीडियम साइज ऑरेंज की कैलोरीज 60-62 है। अगर आप ग्रेप फ्रूट की तरफ जाएं तो देखें वो मोस्टली 250 ग्राम का होता है, लेकिन उसमें 104 कैलोरीज होती हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बायोलॉजिकल वैल्यू, वो मेन मैक्रोज की सेम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंट होती है। अब लेमन में आप देखें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, ठीक है, ऑरेंजेस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। लेमन में हमारे पास फास्फोरस का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फास्फोरस हमारे पास ऑरेंजेस में कम आ रहा होता है। और अगर ग्रेप फ्रूट की बात की जाए तो अब देखें वो थोड़ा कड़वा भी आपको महसूस होता है, या तुरश। वो क्यों होता है? उसमें नरंजनिन पाया जाता है, एक कंपाउंड होता है जो कि उसके छिलके में होता है, सफ़ेद कलर का छिलका। अगर उसको पील ऑफ कर दिया जाए तो जो उसका पल्प होता है वो बिल्कुल कड़वा नहीं होता या खट्टा नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट का होता है। तो उसको रिमूव, वो भी एक टेक्निक है कि आप उसको रिमूव कर दें। तो इस तरह से बेसिक हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो स्लाइटली वेरी कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल न्यूट्रिशनल वैल्यू के हवाले से, लेकिन मेजर कंपोनेंट सेम है। अच्छा, तुर्श फलों के इस्तेमाल से फिर ये भी कहा जाता है मैदे की तेजाबियत भी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों की जो वो क्वांटिटी है वो कंट्रोल नहीं होती। फिर तो कितनी क्वांटिटी में मैक्सिमम फिर हमें खाना चाहिए? देखिए, फ्रूट की सर्विंग्स होती है हमारी डेली बेसिस पे। अगर आप कोई और फ्रूट ले रहे हैं उसके साथ हम 1 से 2 आप डेली रूटीन में नॉर्मली ले सकते हैं। 1 से 2, इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर वही एसिडिटी वाला, वो एसिडिटी वाला सीन है। अब देखिए, हर इंसान सिट्रस फ्रूट यूज़ कर सकता है। डायबिटीज़ में भी इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। लेकिन जिन लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, खून पतला या खून गाढ़ा करने की जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन हो जाता है मोस्टली। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी एक वो है स्टोरी वो थोड़ी सी शेयर चाहूंगा कि अगर मैं मौसमी का जूस पीता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी भी कोई रीज़न है या सिर्फ ये किसी किसी केस में होता है ये? नहीं, वो इसका सीन ये होता है कि मोस्टली वेजोडाइलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है ना, उसको ट्रिगर करने के डिफरेंट फैक्टर होते हैं, स्टिमुलस होता है हमारी बॉडी में। अगर आप लेते हैं, आपकी जीआई मोटिलिटी इन्हांस होती है, मतलब आपके स्टमक और इंटेस्टाइन ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट करते हैं, या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसा है नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है। जब तक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा या कोई और फैक्टर नहीं होगा तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। ठीक है। और जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो भी खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उनके लिए? नहीं, शुगर के पेशेंट के लिए ऐसा इशू नहीं है। 1 से 2 एक तो वो ले ही सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अगर हमें वेट भी कम करना है तो उसमें भी कहा जाता है कि ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्रेप फ्रूट, देखिए सिट्रस फैमिली जितनी भी है ना, वो सारी हमारे पास बहुत बेनिफिशियल है वेट लॉस में। उसका ये तरीक़ाकार है, आपको हाइड्रेशन का स्टेटस आपका मेंटेन रहता है। और मोस्टली वेट गेन के सीन में लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, वो इस बात का ख्याल ही नहीं रखते। आपके सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए काम करने के लिए। अगर आपने मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, वेट लॉस करना है, फाइबर का इनटेक भी है, सैशिटी की कंडीशन होगी, फिलिंग ऑफ फुलनेस होगी, फाइबर वहाँ से फुलफिल होगा। और विटामिन सी हमारे वेट लॉस को, कैटाबॉलिज्म को बूस्टअप करेगा, आपकी फैट बर्निंग की कैपेसिटी को। अगर फैट बर्निंग के नतीजे में हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है या सेल्फ वॉल डैमेज होने का खतरा है तो वो भी कंपनसेट होगी। ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर वेट लॉस की तरफ जाना है तो फिर किस टाइम पे ग्रेप फ्रूट खाया जाए? मिड मॉर्निंग स्नैक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं आप। देखिए, मेजर मील्स जो हैं, सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना, वो तो हम हमारे एशियन लोगों को आपको पता है कि फ्रूट की सर्विंग पे वो गुजारा नहीं कर सकते, उन्होंने ग्रेन से ज़रूर लेनी होती है। तो उसके लेने के साथ साथ जो हमारा स्नैक टाइमिंग होता है 11 से 12 बजे का, या उसके बाद शाम में 4 से 5 वाला, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि अब वेट लॉस किस तरह से करना है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों को होता है कि वो खाना पसंद नहीं करते, उन्हें होता है कि वो जूस फॉर्म में ही इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है या माल्टे हैं। तो वो कितना बेनिफिशियल है या उसमें से फिर कुछ फायदा हमारा निकल रहा है? देखिए, उसमें से ऑब्वियसली फायदा निकल जाएगा, फाइबर जैसे ही निकलेगा फायदा आपका निकल जाएगा। ठीक है। हमारे स्टमक को भी वर्क करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। मोस्टली इसमें वाटर कंटेंट होता है। अगर आपने उसमें से फाइबर रिमूव कर देना है, 1 गिलास जूस का इस्तेमाल करना है, तो उसमें
3 से 4 आपके ऑरेंजेस आएंगे। तो उनकी कैलोरीज देखिए, वो ऑब्वियसली आप 60 को मल्टीप्लाई करें, मोस्टली 240 कैलोरीज एक ग्लास में चली जाएंगी। जहां आपने 60 कैलोरीज लेनी थी स्टमक को फिल करने के लिए, वहां आपने 240 ले ली। ये 240 आप कहीं और से भी ले सकते हैं अगर आप इस जूस को कंपनसेट करें और फ्रूट लेंगे। वेट लॉस के क्लाइंट के लिए, जिन्होंने वेट गेन करना है या नॉर्मल हेल्दी पर्सन है जो मोस्टली खाने को प्रेफर नहीं करते, वो इजीली जूस ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक तरफ कहा जाता है कि तुर्क जायका है, सर्दियों में ये नहीं खाना चाहिए, बहुत से लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि उनका गला खराब हो जाएगा, फ्लू स्टार्ट हो जाएगा। फ्लू स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पहली बात, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बेसिकली चीज़ क्या है, ये हमारे जिस्म में किसी बीमारी के नतीजे में और माहौलियाती आलूदगी की वजह से, जितने भी पोल्यूशन आपको पता है उसके नतीजे में और रेडिएशंस के एक्सपोजर के नतीजे में फ्री रेडिकल एक कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट कैप्चर करते हैं। जो बेसिकली हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो बीमारी के नतीजे में सेल वॉल्स डैमेज होने का खतरा होता है, या जितने भी केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो सब विटामिन सी कैप्चर कर लेगा। ठीक है, विटामिन सी मुदाफ़ाती निज़ाम को बूस्ट करेगा, इवन आपके फ्लू को खत्म करेगा। जो आपका एक स्पैन होता है फ्लू का कि एक टाइम चलना है, उसको वो रहना ही रहना है, वो नहीं उसको वो कम करेगा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हुआ है। हाँ, क्यों होता है आप ये देखिए, हमारे जो ग्लैंड है मोस्टली वो ज़्यादा तुर्श खाने से उनमें माइक्रो इंजरी हो जाती है। ठीक है, वो माइक्रो इंजरी होने के नतीजे में वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे अगर ओरल हाइजीन अच्छी ना हो, बैक्टीरिया आते हैं वो अटैक करते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है और गला खराब होता है। ठीक है, इस वजह से हो रहा है, इस माइक्रो इंजरी की वजह से होता है। विटामिन सी की वजह से कभी भी या सिट्रस फ्रूट की वजह से आपको नहीं हो सकता। वालिदैन भी बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को मना करते हैं कि खट्टा ना खाएं, अवॉइड करें, गला खराब हो जाएगा। गला खराब, उनका कंसेप्ट ये होता है कि खट्टा खाने से या ठंडा खाने से, ठीक है, ये मिथ है बेसिकली। ठीक है, आपको माइक्रो इंजरी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है गले में, लेकिन विटामिन सी तो आपके फ्लू को कम करता है। आपको अगर फ्लू हो रहा है, सीजनल कोई भी इन्फेक्शन है, वायरल अटैक है, आपको विटामिन सी लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम वो जो CSC की टैबलेट्स हैं उनको पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ से हमें विटामिन सी मिल जाएगा। हम फ्रूट से विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, जो कि आसान भी है, सस्ता भी है, सिर्फ अपनी लाइफ रूटीन की वजह से। हम इसको कैरी नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। आप देखें, आप उसको स्मूदी की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, इजी टू कैरी है, पेरिशेबल डाइट है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। आप घर में है या आउटसाइड कहीं है, वहाँ से लेके इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसकी बात करेंगे CSC की, मतलब हमारे पास रिफाइंड फॉर्म सप्लीमेंट में आ रहा है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी तो हैं। आप ये देखिए कि प्रिजर्वेटिव आपकी बॉडी को किस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। बाद में जितने भी एडिटिव्स हमारी डाइट में, प्रिजर्वेटिव्स हैं, लोगों का वेट गेन हो जाता है, वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि प्रोसेस डाइट उनकी डाइट में कहाँ से आ रही है। वो अपने तरीके से एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस सप्लीमेंट में प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास उसमें मिनरल्स या सॉल्ट्स हो सकते हैं। जब नेचुरल सोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो लेना चाहिए। लेटर ऑन कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है, एडिशनली आपको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सारा मज़हर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। मरी और गिलियात में सर्दियों के मौसम की आमद के साथ ही बर्फबारी का दिलकश मंजर देखने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख कर रही है। हमेशा की तरह पहाड़ों पर सफ़ेद बर्फ की चादर और सर्दियों की खास रौनक ने न सिर्फ मकामी बल्कि दूसरे शहरों से आने वाले सयाहों को भी अपनी जानिब खींच लिया है। मरी की बात करें, गिलियात, अयूबिया, नथिया गली और दीगर सयाहती मकामात पर इस वक्त होटल भरे हुए हैं, जबकि सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें और रश इस वक्त काबिल दीद है। इस गैर मामूली रश के बायस जहां सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहीं इंतज़ामिया को भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मरी इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए होटल किरायों पर काबू पाने और सयाहों को सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। गाड़ियों की पार्किंग के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के इजाफी एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। ताहम हर साल की तरह इस बार भी हम देख रहे हैं कि चंद मसाइल सामने आए हैं, जैसे सड़कों पर गाड़ियों का फंस जाना, होटल मालिकान की जानिब से इजाफी किरायों की शिकायत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी। इंतज़ामिया सयाहों को हिदायत कर रही है कि वो अपनी गाड़ियों के टायर जो हैं उनके साथ चेन्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें और एहतियात भी बरतें। मरी जैसे मशहूर सयाहती मकाम पर यह रश मुल्की सयाहत के फ़रोग के लिए खुशाइंद है,
लेकिन अगर बेहतर मनसूबाबंदी कर ली जाए, इंतजामी इकदाम बेहतर कर लिए जाएँ तो इन खुशियों को ज़्यादा पायदार भी बनाया जा सकता है। हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त आप कुछ मनाज़िर देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताज बुखारी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स ले सकें। ताज, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरी में इस वक्त अंदाज़न आपको क्या लग रहा है, सयाहों की तादाद कितनी होगी? रश को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया अभी क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मैं न्यू की फैमिली को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ और आपको ये बताता चलूं कि 2 रोज कबल जो है वो न्यू ईयर नाइट जो है मनाई गई है, जिसमें हजारों की तादाद में सयाह जी मामूली सा फायदा तो हुआ है, लेकिन सही बर्फबारी जो है वो नहीं पड़ सकी, जिसकी वजह से जो सयाह मरी में आए थे वो भी मायूस थे। और मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मौसम इंतहाई शानदार है। आज जो है वो चमक धूप निकली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ सर्द हवाएं भी जो है वो भी चल रही हैं और स्याहों की भी अच्छी खासी तादाद जो है जी बर्फबारी हो। और आपको ये बताता चलूं कि महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी उसके मुताबिक जो है वो 2 तारीख से 6 तारीख तक एक हैवी स्पेल था बर्फबारी का। रात को भी मौसम बना, लेकिन उसके बाद जो है वो बादल छट गए और इस वक्त भी ठंडी और यख हवाएं जो है वो कश्मीर से आ तो रही है, लेकिन साथ साथ सूरज भी जो है वो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ताज ये भी बताएगा ट्रैफिक का निज़ाम मुनासिब है? क्योंकि हमेशा की तरह हम देखते हैं गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त वो तादाद तो नहीं है जो होनी चाहिए थी यहाँ पे मरी में। और इंतजामिया के हवाले से अगर बात करूं तो इंतजामिया भी जो है वो हाई अलर्ट है। 13 फैसिलिटेशन सेंटर जो है इन लोगों ने बनाए हुए हैं और जहाँ पे इस वक्त नमकपाशी का सामान पड़ा हुआ है, चेन्स पड़ी हुई है, पीडीएमए की तरफ से दिया गया बहुत सारा सामान वहां पे पड़ा हुआ है और गाड़ियां भी तैयार है, मशीनरी। ठीक है, कमिश्नर मरी आगा शिराजी जो है वो खुद कर रहे हैं, डीपीओ सीपीओ वो भी उनके साथ मौजूद है और हर जगह पे जो है वो उन्होंने अपने नुमाइंदों को मुकर्रर किया हुआ है। मरी आने वाले सयाहों के लिए ये खुशखबरी है कि रोड खुले हैं, किसी वक्त भी वो मरी आए और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, होटल किरायों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने देखा है इस हवाले से मसला रहा है, पहले भी इंतजामिया यहाँ पर जो इजाफी किराए हैं उन पर काबू पाने में कुछ कामयाब हुई है? जी देखिए, होटल्स की बात करूं तो होटल्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो 3000, 4000, 5000 से शुरू होकर 25,000, 30,000 रुपए पर जो है वो नाइट के लिए कमरा जो है वो लगाया जाता है। तो इस वक्त जो है हर कैटेगरी के होटल्स यहाँ पे मौजूद है और उनमें फैसिलिटीज भी है और इंतजामिया भी इस चीज को जो है वो चेक कर रही है, देख रही है कि होटल्स के कोई किराए ज्यादा ना हो, लोग जो है जो यहाँ मरी हैं उनको कोई महंगी चीजें जो है ना वो ना दी जाए। तो इस सिलसिले में इंतजामिया जो है वो इंतहाई मुतरक दिखाई देती है। ठीक है। और अभी सयाहों के लिए जिस तरह से पार्किंग का निज़ाम है या जो दीगर बुनियादी सहूलियात हैं, आप उनमें कुछ बेहतरी देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जब से मरी को जिला बनाया गया है तो जिले में इंतजामिया के जो अफसरान थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मरी, एडीसीआर मरी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी, डीपीओ मरी, सीपीओ मरी, सब इस वक्त जो है ना वो साने मरी के बाद जो है इनको तैनात किया गया है और वो यही चीज देख रहे हैं कि मरी आने वाले सयाहों को जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सिलसिले में जो इक़्तिदाम किए और जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब है और उनकी वजह से बहुत सारी बेहतरी आई है यहाँ पे और मशीनरी के हवाले से हर चीज जो है वो स्टैंड बाई। ठीक है ताज, एक बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं हमें मरी की सिचुएशन के हवाले से। जब भी हमें वहाँ की कोई अपडेट चाहिए होती है हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी मुश्किल है जो अभी तक हल नहीं हो सकी, जिस पर काम होना अभी भी बाकी है? अभी अगर देखें जी तो
जी, यहाँ पे बल्क वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई थी, जिसके अरबों रुपए के पाइप जो है वो अरसा दराज से रोडों पे रुल रहे हैं और किसी भी हुकूमत ने उसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी है। पानी का जो मसला है वो हमेशा से रहता है इस मरी में। बाकी जो है वो आपको पता है टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से रेट के कम और ज्यादा जरूर होते हैं, लेकिन चीज जो है वो हर चीज की जो है वो फराहमी यकीनी जो है वो रहती है इस मरी में। ठीक है। प्लाजे का जो है मसला वो भी अभी तक हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से टोटल 4000-5000 गाड़ियां जो जब मरी के सिटी में एंटर होती हैं तो फिर बाकी गाड़ियों के लिए गुंजाइश नहीं बनती। लिहाजा ये तो 2 मंसूबे हैं जिसमें बल्क वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताज बुखारी हमें मरी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और अब एक ऐसी सेलिब्रिटी के हवाले से बात करने हम जा रहे हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा अफराद की तरफ से शादी की पेशकश आ चुकी है। ये इंकशाफ किया है एक्ट्रेस यशमा गिल साहिबा ने, और आज की दुनिया में जहां हर चीज़ जल्दी हासिल करने की लोगों को ख्वाहिश है, वहां अदाकाराओं के लिए शादी का मामला एक नया मोड़ इख्तियार कर चुका है। एक्ट्रेसेस जो अपने काम में बेहद मसरूफ़ रहती हैं और जिन्हें आवाम अक्सर उनकी कामयाबियों और शोहरत की वजह से मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और शादी को एक मुख्तलिफ पस मंज़र में रखा जाता है। यशमा गिल जो एक मारूफ अदाकारा हैं, उन्होंने हाल ही में अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई रिश्ता नहीं आया, ना ही कोई मर्द उनसे रब्ता करने की जुर्रत कर रहा है। इस बात को अदाकारा ने ना सिर्फ एक ज़ाती तजुर्बा समझा बल्कि इस पर आवाम के गलत तासुरात की तरफ भी इशारा किया। यशमा गिल ने बताया कि अक्सर लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि जो शोबिस की ख़वातीन हैं या मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनके मुताबिक ये तस्वुर भी गलत है। अदाकाराएँ भी वही ख्वाहिशात रखती हैं जो किसी भी आम औरत के दिल में होती हैं, और शादी की ज़रूरत उनके लिए भी उतनी ही अहम है जितनी किसी और के लिए। यकीनन वो एक कामयाब अदाकारा हैं, मगर इस कामयाबी के पीछे उनकी सख्त मेहनत है और वक्त की कुर्बानियाँ भी छुपी हुई हैं। उनका यह कहना है कि एक अदाकारा को न सिर्फ अपने काम की मुश्किलात का सामना होता है बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी उनके काफ़ी मसाइल होते हैं, और इन मसाइल को बेहतर तौर पर समझने वाला एक पार्टनर भी चाहिए होता है। यशमा गिल ने एक और अहम बात की कि अवाम में यह तासुर भी है कि शोबिस की ख़वातीन घर के कामों में मशगूल नहीं होती, या घर के कामों में उस तरह से परफेक्ट नहीं होती, या वो अपनी ज़िंदगी की अहमियत को नहीं समझ पाती। लेकिन ये ख्याल भी गलत है। एक्ट्रेसेस भी रोज़मर्रा के काम करती हैं, उन्हें शादी की अहमियत का भी अंदाज़ा बखूबी होता है। लेकिन एक मसला जो यशमा गिल ने उठाया वो ये है कि अक्सर रिश्ता लेकर आने वाले जो अफराद हैं वो उनसे मुतालबा करते हैं कि वो शोबिस छोड़ दें। तो यशमा गिल ने वाज़ेह किया कि वो अपने काम से बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने करियर को वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती हैं, मगर अगर उन्हें ऐसा शख्स मिले जो उनके ख्यालात के मुताबिक 100% दुरुस्त हो तो फिर वो शोबिस छोड़ने को भी तैयार हैं। उनकी गुफ्तगू से भी यह वाज़ेह होता है कि इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसके साथ वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहें, और ये मसला एक्ट्रेसेस को मखसूस तौर पर दरपेश रहता है। उनका ये भी कहना था कि बाज़ मर्द हजरात इस ख्याल से रिश्ता करने से गुरेज करते हैं कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी मगरूर होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन यशमा गिल ने इस बात को भी मुस्तरद किया और कहा कि एक्ट्रेसेस भी आम इंसान हैं और उनके लिए भी मोहब्बत और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल जो डेटिंग ऐप्स भी हैं उसकी दुनिया में भी यशमा गिल ने भी इंकशाफ किया था कि जब उन्होंने एक डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया तो उन्हें 10,000 से ज़्यादा अफराद की तरफ से शादी की पेशकशें आई थी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।